बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। हमने उसकी सारी थ्योरी पढ़ ली है। कल जो लास्ट टॉपिक था वो था एलोट्रोपिक का और ट्रांजिशन टेम्परेचर का, जो कि टिपिकल प्रॉपर्टीज थी सॉलिड की। आज हम इंशाल्लाह अपनी टेस्ट योर सेल्फ सॉल्व करेंगे। टोटल 5 टेस्ट योर सेल्फ है। आज हम 3 करेंगे और अपकमिंग डे में हम 2 करेंगे। बेसिकली मेरा पर्पज़ ये होता है कि मैं टेस्ट योर सेल्फ को आहिस्ता आहिस्ता इसलिए करवाऊँ ताकि आप इन 2 to 3 डेज़ के अंदर अपना पिछला सारा रिवाइज़ कर लें, जितना हमने चैप्टर अपना कंप्लीट किया है। और अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट में लाजमी बताया करें ताकि मैं आपकी क्यूरीज को रिजॉल्व कर सकूँ। तो बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँच जाए। ओके बच्चों, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज रैपिड देन दैट ऑफ लिक्विड्स। जब हम टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स पढ़ रहे थे तब हमने कंपेयर किया था गैसेस की डिफ्यूजन लिक्विड्स की डिफ्यूजन से, और तब हमने वहाँ पर पढ़ा था कि जो डिफ्यूजन होते हैं गैसेस का वो ज़्यादा होता है देन दैट ऑफ लिक्विड्स। ये किस वजह से होता है? क्योंकि गैसेस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता है और वो हर वक्त मोलेक्युलर मोशन में रहते हैं स्पीडली। ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इन्फ्लुएंस करती हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो गैसेस का होता है वो ग्रेटर होता है लिक्विड से। किस वजह से? क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, नंबर 1 बात। और नंबर 2 कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हर टाइम मोशन में रहते हैं, स्पीडली फास्टली जो होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ। इसलिए जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन की हमने क्या पढ़ी थी डेफिनेशन, ये इंटरमिक्सिंग होती है मॉलिक्यूल्स की। किस वजह से? ड्यू टू मोशन ऑफ ड्यू टू मोलेक्युलर मोशन। ठीक है, मॉलिक्यूल्स की मोलेक्युलर मोशन की वजह से ये अकर करती है। तो इसलिए बच्चों जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है गैसेस का वो ज़्यादा होता है देन दैट ऑफ लिक्विड्स। Our next question is why are the gases compressible? गैसेस जो होती हैं वो कंप्रेसिबल क्यों होती है? द सेम रीजंस। बच्चों आप ये समझो कि गैसेस की जो ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना वो उनके लार्जर मोलिकुलर डिस्टेंस की वजह से ही डोमिनेट कर जाती हैं। डिफ्यूजन होगी, उसके अलावा ये अब कंप्रेसिबिलिटी होगी, ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ है ना उसकी ये ज़्यादातर डोमिनेट अगर कर रही हैं तो इसी वजह से कर रही हैं क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब गैसेस जो हैं वो हाईली कंप्रेसिबल हैं। चीज़ हाईली कंप्रेसिबल उसी वक्त होगी जब उसके दरमियान मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट होंगे। अगर मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो आपस में क्लोजली अटैच्ड होंगे तो आप चीज़ के ऊपर फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, चीज़ जो होगी वो ब्रेक हो जाएगी। आप एक ग्लास ले लो, ठीक है, ग्लास के ऊपर आप फोर्स लगाओ, आप ये समझो कि आप इसके मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस कर रहे हो, इट वुड ब्रेक, वो ब्रेक हो जाएगा क्योंकि वो सॉलिड है और उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्लोजली अटैच्ड हैं। जबकि गैसेस के अंदर क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से डिस्टेंस पर होते हैं। जब आप उनको कंप्रेस करते हो तो क्या होता है, इनके दरमियान डिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है और एक पॉइंट ऐसा आता है इतना ज़्यादा आप कंप्रेस कर देते हो कि बाद में लिक्विड में भी चेंज हो जाती हैं। ये हम इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। तो बच्चों क्या रीज़न है इनकी कंप्रेसिबिलिटी की, कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फार अपार्ट होते हैं। ये प्रॉपर्टी जो होती है क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है कंप्रेसिबिलिटी को। लार्ज एम्प्टी स्पेसिस, इस तरह भी आप कर सकते हो। एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है जिसकी वजह से यहाँ पर एम्प्टी स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं। इसलिए जो गैसेस होती हैं वो ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं दैन दैट ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय पास्कल? हाउ मेनी पास्कल्स आर इक्वल टू 1 atm? तो बच्चों हमने पढ़ा था कि जो पास्कल होता है वो यूनिट होता है किस चीज़ का? प्रेशर का। और प्रेशर का फॉर्मूला चेक करें तो क्या था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। अगर हम यहाँ पर फोर्स और एरिया की यूनिट्स मेंशन करें तो क्या थे वो, फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन
जबकि एरिया जो था वो था मीटर स्क्वेयर। प्रेशर क्या था, फोर्स अप्लाइड ऑन स्क्वायर मीटर एरिया जो होती है वो प्रेशर होता है। अगर हम इसका यूनिट देखें जो कि उन्होंने पूछा है कि प्रेशर को हम पास्कल भी कहते हैं, 1 पास्कल समझ लो आप, ठीक है। तो बच्चों पास्कल क्या हुआ, जब हम मीटर स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे, ये बात याद रखनी है, जब भी कोई वैल्यू डाउन में होती है और उसके ऊपर ये ऊपर बेस या एक्सपोनेंट लगा होता है, तो जब हम उसको ऊपर लेके जाते हैं तो क्या होता है, वो नेगेटिव में चेंज हो जाता है और उसको हम पढ़ते हैं पर। सो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और हमने साथ साथ ये भी पढ़ा था कि जो 1 पास्कल होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 101325 पास्कल के बराबर, इज इक्वल टू 101325 पास्कल किसके बराबर नेक्स्ट होता है, वो होता है 1 atm के बराबर, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, ठीक है। तो बच्चों पास्कल की डेफिनेशन क्या हुई, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ठीक है बच्चों। आपने फॉर्मूला भी लिखना है, आप चाहो तो आप इसके अंदर प्रेशर की डेफिनेशन भी लिख सकते हो, फॉर्मूला लिखो, डेफिनेशन लिखो, अच्छी तरह ये जो नोटेशंस हैं इनको क्लियर करो कि ये ऐसे हुआ है, आगे फॉर्मूलाज वगैरह सब कुछ लिखो, तभी आप, ये तो फ्री के नंबर होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में, अगर इसका के न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ जाएं, ठीक है। ओके बच्चों, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, वाई द डेंसिटी ऑफ गैस इज इंक्रीजिंग ऑन कूलिंग। जो डेंसिटी होती है किसकी, गैसेस की, वो इंक्रीज क्यों करती है जब आप कूल करते हो किसी भी कंपाउंड को। तो बच्चों देखो, अब यहाँ पर जो है वो कॉन्सेप्ट है, कूलिंग से मुराद क्या होता है, टेम्परेचर को लो करना। ये मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया है कि जब कूलिंग की बात होगी तो आप टेम्परेचर को क्या कर रहे हो, लो कर रहे हो। अब जब आप गैस को क्या करोगे, लो टेम्परेचर के ऊपर लेकर आओगे, टेम्परेचर गैस का लो करोगे, तो क्या होगा, जो वॉल्यूम होगा गैस का वो डिक्रीज कर जाएगा। वॉल्यूम क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि जब हाई टेम्परेचर होता है बच्चों, समझो हाई टेम्परेचर के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है तो वो ज़्यादा जो होते हैं वो मोशन में आते हैं, वो ज़्यादा एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। जब आपस में कोलाइड ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, गैसेस का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया है, टेम्परेचर को लो कर दिया है, तो क्या हुआ, जो वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। जब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, डेंसिटी जो होगी वो इंक्रीज करेगी। और डेंसिटी क्यों इंक्रीज करेगी, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रेड द फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगी, ठीक है बच्चों। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई इज द डेंसिटी ऑफ गैस इज मेजर्ड इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब वाइल दैट ऑफ लिक्विड इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन ये है कि अगर आप लिख रहे हो डेंसिटी किसी गैस की, तो वो आप लिख रहे हो ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर, और अगर साथ आप किसी लिक्विड की लिख रहे हो तो आप लिख रहे हो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। तो बच्चों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो डेंसिटी होती है गैस की वो बहुत ज़्यादा होती है, लेस, और आप इसको लेस यूनिट वाली वैल्यू के अंदर इसको स्टडी करते हो, जबकि लिक्विड जो होते हैं उनकी डेंसिटी जो होती है वो हाई होती है, इसलिए आप इसके लिए यूनिट भी ग्रेटर लेते हो। और इन दोनों के दरमियान, डेसीमीटर क्यूब के दरमियान, सेंटीमीटर क्यूब के दरमियान 1000 का डिफरेंस होता है, ठीक है। इसलिए जो डेंसिटी होती है किनकी, गैसेस की, वो लिक्विड से एज कंपेयर टू 1000 टाइम्स लेस होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, और इवन दो लॉन्ग में भी आ सकता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। कन्वर्ट द फॉलोइंग 7 सेंटीमीटर मरकरी टू ATM। फर्स्ट क्वेश्चन इज 7 सेंटीमीटर मरकरी टू ATM। तो बच्चों हमें पता है, अगर हम देखें 1 ATM किसके बराबर होता है, 760 मिलीमीटर। H जो होता है वो इक्वल होता है 180 M के, ठीक है, 180 M के वो इक्वल होता है। अब यहाँ पर सेंटीमीटर की बात की गई है, जो रिक्वायर्ड चीज़ है सेंटीमीटर,
हमें मिलीमीटर नहीं चाहिए, 760 मिलीमीटर जो होता है वो 1 ATM के बराबर है। तो बेसिकली क्वेश्चन जो गिवन है वो सेंटीमीटर के अंदर गिवन है। हमने ये करना है कि जो हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू है 1 ATM की, उसके अंदर 760 मिलीमीटर Ag प्रेजेंट है। इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, सेंटीमीटर के अंदर। तो बच्चों कैसे करेंगे, सपोज देखो 1 मिलीमीटर जो होता है वो इक्वल होता है 0.1 सेंटीमीटर के। यहां पर कितना है, 760 मिलीमीटर, ठीक है। तो 0.1 डिवाइडेड बाय 1, ये वाला जो होता है वो डिवीजन में चल जाता है, ये जिसकी वैल्यू आप इक्वल कर रहे हो, मल्टीप्लाई बाय 760। तो जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 76 सेंटीमीटर Hg। अब हमारे पास 760 मिलीमीटर नहीं हमें चाहिए, हमें 76 सेंटीमीटर जो है वो चाहिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन जो रिक्वायर्ड है वो 70 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। तो आंसर क्या है, 76 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, 70 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है ATM के अंदर। तो कैसे करेंगे देखते हैं बच्चों। अगर 76 सेंटीमीटर जो है Hg का वो 1 ATM के बराबर हो गया है। पहले 760 मिलीमीटर था, कन्वर्ट कर दिया 76 सेंटीमीटर आ गया। अब अगर 76 सेंटीमीटर Hg जो है वो 1 ATM के बराबर है, तो 70 कितने के बराबर होगा, मैंने आपको पहले ही बताया है 1 ATM वैसा रहेगा, 76 क्या होगा, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 70। आप इसकी वैल्यू निकालो तो आती है हमारे पास 0.92 ATM। तो इतना 70 सेंटीमीटर Hg को हम इतने ATM के अंदर इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर नहीं आए तो रीप्ले कर लो वीडियो को, ठीक है। अगर उसके बाद में नहीं आई तो कमेंट में मुझे बता दो, मैं आपको इससे ईजी वे में बता दूंगी। ओके बच्चों, बी पार्ट इज वेरी इजी। 3.5 ATM टू टोर, 3.5 ATM टू टोर, टोर के अंदर आपने इसको कन्वर्ट करना है। तो बच्चों रिक्वायर्ड क्या है, 3.5 ATM। तो हमें पता है कि जो 1 ATM होता है वो कितने टोर के बराबर होता है, वो 760 टोर के बराबर होता है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड क्या है, 3.5 ATM। 3.5 इज इक्वल टू 760 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3.5। आप अगर इसकी कैलकुलेशन करो तो आंसर आता है 2660 टोर, सॉरी 2660 टोर। ये आंसर है किसका, 3.5 ATM को जब आप टोर में कन्वर्ट कर रहे हो। नेक्स्ट पार्ट भी सेम ऐसे ही है और बहुत ईजी है करना, तो वैसे आप लोगों को खुद चाहिए लेकिन चलो मैं करवा देती हूँ। 1.5 ATM टू पास्कल, अब हमें पता है कि 1 ATM अगर पास्कल में हो तो वो कितने पास्कल के बराबर होगा, वो होगा 101,325 PA के बराबर। तो 1.5 कितने की होगा, 101,325 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1.5। तो आंसर आता है बच्चों 151987.5 PA। ये आंसर है आपका जब आप 1.5 ATM को पास्कल के अंदर कन्वर्ट करते हो। ओके बच्चों, 5.1 इज नाउ कंप्लीटेड। लेट्स मूव टूवर्ड्स 5.2। ओके बच्चों, आप देखते हैं टेस्ट योरसेल्फ 5.2। ये तो बहुत ज़्यादा छोटी है और बहुत इजी भी है। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इज बोयल्स लॉ एप्लीकेबल टू लिक्विड्स। क्या बोयल्स लॉ जो होता है वो एप्लीकेबल होता है लिक्विड्स के लिए? नॉट एट ऑल। बोयल्स लॉ इज ओनली applicable for gases because it is a specific gas law। ये स्पेसिफिक गैस लॉ है जो कि सिर्फ गैसेस के लिए ही एप्लीकेबल होता है, ये लिक्विड्स के लिए और सॉलिड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। नंबर 2 क्वेश्चन इज बोयल्स लॉ वैलिड एट वेरी हाई टेम्परेचर। क्या बोयल्स लॉ जो होता है वो वैलिड हो सकता है हाई टेम्परेचर के ऊपर? तो बच्चों इसका आंसर हम देखेंगे
मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो हमने पढ़ी थी बॉयल्स की, या आप इसकी स्टेटमेंट से भी देख सकते हो। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या किया था, वॉल्यूम और प्रेशर जो थे वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थे, जबकि टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को हमने कांस्टेंट रखा था। यहां पर उनका क्वेश्चन ये है, क्या बॉयल्स लॉ जो होगा वो वैलिड होगा हाई टेम्परेचर के ऊपर? तो बच्चों ऑब्वियसली शर्त ये है कि आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, ये शर्त नहीं है कि आपने टेम्परेचर को हाई रखना है कि लो रखना है। द कंडीशन इज यू हैव टू कीप टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट इन बॉयल्स लॉ। टेम्परेचर हाई हो और लो हो, ये हमें कोई इससे चीज़ से गर्ज नहीं है, तो ऑब्वियसली बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल एट वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन इफ द प्रेशर ऑन अ सैंपल ऑफ गैस इज रेज्ड 3 times एंड इट्स टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। ये इसी से हमारे पास रिजल्ट आएगा। देखो बच्चों, कह रहे हैं कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करो 3 times, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो यहाँ से समझ आ रही है कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा इट विल बी ऑटोमेटिकली बॉयल्स लॉ। ठीक है। प्रेशर और वॉल्यूम का क्या है, इनवर्स रिलेशन। जब प्रेशर को आपने 3 टाइम इंक्रीज किया है तो बच्चों इसका इनवर्स इफेक्ट होगा वॉल्यूम के ऊपर, तो वॉल्यूम जो होगा 1/3 टाइम्स जो होगा वो रिड्यूस करेगा। अगर कहा जाता कि आपने प्रेशर अप्लाई किया है 4 टाइम्स, तो वॉल्यूम के ऊपर क्या हुआ, वॉल्यूम होगा रिड्यूस 1/4 टाइम्स। जितना प्रेशर इंक्रीज करते जाओगे वॉल्यूम उतना ही डिक्रीज करता जाएगा। 5 टाइम्स करते तो 1/5 टाइम्स। ठीक है बच्चों, 5.2 सोल्व हो चुकी है। अब चलते हैं 5.3 की तरफ। ओके बच्चों, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टेस्ट योरसेल्फ 5.3 इज विच वेरिएबल्स आर केप्ट कांस्टेंट इन चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के अंदर कौन से वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम कांस्टेंट रखते हैं? तो बच्चों चार्ल्स लॉ के अंदर नंबर ऑफ मोल्स और साथ साथ जो प्रेशर होता है कांस्टेंट रखा जाता है। ये 2 वेरिएबल्स ऐसे हैं जो कि चार्ल्स लॉ के अंदर कांस्टेंट होते हैं, क्योंकि चार्ल्स लॉ की क्या मैथमेटिकल फॉर्म है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। वॉल्यूम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स या फिर मैस कह लो, और प्रेशर जो होगा गैस का वो कांस्टेंट होगा। नंबर सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। जो वॉल्यूम होता है गैस का वो क्यों डिक्रीज करता है जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो? तो बच्चों इसकी रीज़न क्या है, जैसे ही आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो स्पेसिस होती हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो डिक्रीज कर रही हैं। जब स्पेसिस ज़्यादा होंगी तो ऑब्वियसली किसी भी सब्सटेंस का जो वॉल्यूम होगा वो ज़्यादा होगा। अब जब आपने प्रेशर इंक्रीज किया है, ठीक है, गैसेस को कंप्रेस किया है समझ लो एक तरह से, तो क्या हुआ है कि स्पेसिस जो मॉलिक्यूल्स की हैं वो डिक्रीज कर गई हैं, रिड्यूस हो गई हैं, तो इट्स ऑब्वियस कि उनका जो वॉल्यूम होगा गैस का वो डिक्रीज कर जाएगा इंक्रीज ऑफ प्रेशर के साथ। नंबर थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो की आप डेफिनेशन लिख दोगे, क्या है, द टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेल्सियस एट विच एन आइडियल गैस वुड हैव जीरो वॉल्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, आपकी बैग पे लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं नहीं लिख रही। नंबर फोर्थ क्वेश्चन इज डज केल्विन स्केल शो अ नेगेटिव टेम्परेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका वो इस तरह भी दे सकते हैं कि आपको डिफरेंट वैल्यूज दियो एमसीक्यूज के अंदर, कि इनमें से पॉइंट आउट करने कि कौन सा जो है केल्विन स्केल के ऊपर होता है। एक उन्होंने दिया हो -273, एक उन्होंने दिया हो -20, एक -40 और एक दिया हो 273। तो आपको पता होना चाहिए कि केल्विन स्केल शोज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यूज। सेंटीग्रेड स्केल जो होता है वो नेगेटिव हो सकता है। हमें पता है कि -50 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस, ये माइनस वैल्यू सिर्फ सेंटीग्रेड या सेल्सियस में शो होती हैं, केल्विन के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं शो होती हैं। इट्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन इट्स टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से लिंक्ड है, कैन यू कूल अ गैस बाय इंक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो कि अगर आप गैस को एक्सपैंड कर रहे हो तो क्या उसके टेम्परेचर के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा गैस के ऊपर। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं बैलून फिलिंग से। जब आप एक बैलून लेते हो और उसके अंदर एयर इंसर्ट करते हो, हवा पड़ते हो, तो क्या होता है,
बैलून जो होता है वो इंक्रीज कर देता है अपना वॉल्यूम, बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो आप देखोगे जो गैस होगी ना अंदर वो गर्म हो जाएगी थोड़ी सी। किस वजह से गर्म होगी? हाई टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सराउंडिंग से हीट लेकर बैलून को दे रहे हैं। ठीक है, हमारे जो मुंह के अंदर हीट है वो निकल रही है बाहर और बैलून के अंदर जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कंबाइन करें। एक बैलून का सरफेस एरिया ना, वहां पर जब हम गैस को छोड़ते हैं तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं। जब वो आपस में कोलाइड करते हैं तो उनका टेम्परेचर इंक्रीज करता है। इसी वजह से एक हद तक जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो जो बैलून होता है वो बस्ट कर जाता है। ठीक है, उसका सरफेस एरिया होता है वो डिक्रीज कर जाता है कि हम बार बार कंटिन्यूस टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर मोशन इंक्रीज हो रही है, तो उसको समझ नहीं आता एयर को कि मैं कहाँ जाऊँ, अब कहाँ से निकलूँ, तो बैलून जो होता है वो बस्ट कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू कूल अ गैस बाय इंक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम? क्या आप गैस को कूल कर सकते हो उसका वॉल्यूम इंक्रीज करने के साथ साथ? तो बच्चों इसका आंसर भी इसी के अंदर गिवन है, बैलून वाले एग्जाम्पल के अंदर। जब आप बैलून से हवा निकालते हो, एयर स्प्रेड आउट करते हो उस जगह से, नोजल से समझ लो, तो क्या वो कूल्ड गैस नहीं होती है? आप तो उसका फिर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हो। तो जब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तब जो गैस होगी वो कूल होगी। आप हाथ रख के देखो, एग्जाम्पल कर लेना, कभी किया ही होगा ऑब्वियसली। पहले आप बैलून को फिलअप करो, उसके बाद जब उसको आप नोजल को हटाओ तो क्या होगा, आपको फील होगा कि ठंडी ठंडी गैस आपको हाथ पे लगेगी। तो किस वजह से होगी? क्योंकि वॉल्यूम रिड्यूस कर रहा है, जो हाई टेम्परेचर की गैस है वो निकल रही है बाहर। ठीक है, मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं बाहर। तो क्या हुआ, जब एयर जो होती है वो स्प्रेड आउट करती है तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज कर जाता है। जब वॉल्यूम डिक्रीज करता है तो गैस जो होती है वो कूल डाउन हो जाती है। आप इसको वॉल्यूम जब इंक्रीज कर रहा होगा तो जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर रहा होगा, तो जो गैस होगी वो गर्म होगी। इसी का ऑपोजिट कब होगा? जब आप वॉल्यूम को डिक्रीज कर दोगे तो गैस जो होगी वो ठंडी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई होप सो कि आपको आज की एक्टिविटी समझ आई होगी। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।